हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत कर रहा हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल भाग 2। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो भारत का भूगोल देखेंगे, उसमें भाग 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था भाग 1 और उसमें हम आपको अच्छी तरह से अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार यानी लगभग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में बताया था। और आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि भाई भारत का कितना डिग्री अक्षांश से लेकर कितना डिग्री अक्षांश तक ये भारत जो है फैला हुआ है और कितना डिग्री देशांतर से कितना डिग्री देशांतर तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, आपका पहले से हम नक्शा बना दिए हैं, क्या ये आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए आपका पहले देख रहे हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, तो अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, वैसे तो हम देख रहे थे ये अक्षांश की दृष्टि से देखा जाता था विश्व में क्या स्थिति थी। विश्व में हम देख रहे थे कि उत्तरी गोलार्ध में भारत था अक्षांश के दृष्टि से। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत का जो मुख्य भूमि है, ये आपका ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है कन्याकुमारी, ये है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत फैला हुआ है आपका कितना, 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश तक भारत का फैला हुआ है अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो उत्तरी बिंदु ये जो 37 डिग्री 6 मिनट जो है, ये यहाँ पर कौन सा स्थल है, तो यहाँ पे एक जगह का नाम है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कौल, यानी उत्तरोत्तम बिंदु पूछा जाए, उत्तरोत्तम क्षेत्र जो होगा वो होगा आपका इंदिरा कौल। और ये इंदिरा कौल कहाँ अवस्थित है, तो इंदिरा कौल आपका अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। जे के शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, यानी जम्मू कश्मीर में क्या है, इंदिरा कौल अवस्थित है। यानी 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है वो कहाँ है, इंदिरा कौल। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु जो है आपका ये कौन सा क्षेत्र है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत का मुख्य भूमि का ये आपका क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्षेत्र है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो कहाँ अवस्थित है, ये आपका है तमिलनाडु में। यहाँ पे लिख सकते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये अवस्थित है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। और यहाँ से देखा जाए यानी यह दूरी कितना है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट यानी जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लंबाई हम देख सकते हैं, इसकी कुल लंबाई होगा, ये जो कुल भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी बोल सकते हैं इसको, तो भारत का उत्तर से जो दक्षिण की कुल लंबाई है वो आपका होगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी, 3214 किलोमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई। ठीक है, आपका उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार में क्या लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक लिख सकते हैं ना जी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप ये बोल रहे हो कि भाई इसमें भी ये दक्षिणी जो भाग है इसको भी आप उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं, और जो उत्तर में अवस्थित है भारत का उसको भी आप उत्तरी बोल रहे हैं। तो देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मान लीजिए कि आपका ये ग्लोब है, ठीक है, और विषुवत रेखा की दृष्टि से देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार यही ना है आपका, अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची गई है यही ना होगा। जो पूर्व से पश्चिम की जो रेखाएं खींची गई उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो आप बताइए कि विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा ये आपका हो गया, या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ये जो है
इसके उत्तर में भारत था, यहाँ पर हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये भी आपका उत्तर में पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लिखा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और यहाँ भी देखेंगे तो ये भी उत्तर में ही पड़ेगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही अवस्थित है। ये पूरा गोलार्ध ही क्या है, उत्तरी गोलार्ध अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भारत है। हम कल आपको बताए थे, अगले जो भाई इस वीडियो को, इसके पहले वाले जो वीडियो को नहीं देखें कृपया जाकर उस वीडियो को देख लिए, तो ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका विषुवत रेखा है, और ये किस गोलार्ध में भारत अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसलिए हमने क्या बोला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर जगह पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर का एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक है, तो इंदिरा कौल जो है भारत का उत्तरोत्तम बिंदु हो जाएगा। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। यहां पर लिखिए बाबू मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी नहीं होगा। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो म्यांमार वाला जो क्षेत्र नहीं है, ये म्यांमार वाला क्षेत्र, ये जो आएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे लैंडफॉल, कोको द्वीप है यहाँ पर होगा आपका लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, कोको द्वीप ये आपका होगा कोको द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, और इसी के जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे तो ये आपका अंडमान हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पर अवस्थित है, थोड़ा सा और नीचे होगा ये अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार। तो ये जो है आपका उत्तरी अंडमान है, ये अंडमान क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया, अंडमान और निकोबार मान लीजिए, अंडमान है और ये निकोबार है। तो निकोबार में भी एक है ग्रेट निकोबार, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, उन्हें दिखाई देता होगा कि नहीं, ये इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, दक्षिणी ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही आपका है एक जगह जिसका नाम है पार्सन बिंदु, पार्सन बिंदु या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं उसको, पिग्मेलियन पॉइंट, या क्या बोल सकते हैं, पार्सन बिंदु बोलिए, पिग्मेलियन पॉइंट बोलिए, या इंदिरा पॉइंट भी बोल सकते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये 3 नाम है। यानी अगर ये पूछे तो ये कितना डिग्री पर अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है 6 डिग्री, ये अवस्थित है कितना डिग्री पर, 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तब ये होगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखिए 2 बातें आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। लेकिन क्वेश्चन जब ये रहेगा कि भारत का
दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जब आपसे पूछ दिया जाए तो वहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि आपका यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट पर आपका कन्याकुमारी है। इससे भी कुछ नीचे अवस्थित है आपका कार निकोबार में एक जगह है, यानी पार्सन बिंदु या पिगमलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये एक जगह है जो 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है। यानी अंडमान निकोबार हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उस पर भारत का अधिकार है, तो ये भारत का मुख्य भूमि तो नहीं है लेकिन द्वीप तो है ना जी, इस पर भारत का अधिकार है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वहां पर मुख्य भूमि का जिक्र न करे, तब आप सीधा किस पे टिक आउट कीजिएगा, यानी पार्सन बिंदु पे करेंगे, पिगमलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, कुछ भी तीनों में से कोई एक नाम दिया होगा, एक ही क्या सबका एक ही नाम है, पार्सन बिंदु भी वही है, पिगमलियन पॉइंट भी वही है और इंदिरा कॉल भी इंदिरा पॉइंट भी वही है। ठीक है, तो ये आपका अवस्थित है कितना, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है। ठीक है, अक्षांश लगभग क्लियर हो गया कि भारत का अक्षांश विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांश विस्तार आपका हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है, और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ तक की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो यहाँ तक कुल लंबाई बाबू कितना है, कुल लंबाई बोल सकते हैं 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3214 किलोमीटर यानी इसकी कुल लंबाई है। ये यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई जो है कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, थोड़ा सा तबीयत नाजुक है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रहा है, जिसके परिणाम से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उससे आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी कभी कभी जब भी ठीक होंगे आपकी वीडियो अपलोड जरूर कराएंगे। और साथ ही में कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, तीनों जो सब्जेक्ट है उसको मैं डेली कम से कम एक वीडियो अपलोड जरूर करूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या देखा अभी, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और जो भारत का उत्तरोत्तम बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी इस जगह का नाम क्या है, तो इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में भारत का उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कॉल अवस्थित है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, और कितना डिग्री पर अवस्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। वही पूछ देगी भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, मुख्य भूमि न डालकर केवल ये रहे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा पार्सन बिंदु या पिगमलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट बोल सकते हैं, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं अक्षांशीय विस्तार तो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखिए देशांतरीय, भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, तो अगर भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो आपका यहां 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका ये फैला हुआ है कहां तक, अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से हम बोल सकते हैं ये 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए यहाँ पर भी ये बिंदु एक समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हो जैसे मान लीजिए हम ए बी सी लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पे ये डिग्री सबको समझ में आता है, अगर यहाँ पे एक बिंदु है इसका मतलब ये हो जाएगा मिनट, ये किसका सूचक है, मिनट का ज्योग्राफी में। अगर यहाँ पे 2 बिंदु डाल दिए जाए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसको हम बोलेंगे सेकेंड। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिएगा, यानी 8 डिग्री 7 मिनट, यानी 7 के ऊपर एक कॉमा दिए हैं तो इसका मतलब कि ये मिनट हो गया। ठीक है, अगर वहीं डबल डाल देते तो ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहाँ तक देशांतरीय विस्तार क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का जो है विस्तार है। यहाँ पर पूछ दे आपसे कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, यानी पूरब का जो अंतिम बिंदु कौन सा है, या पश्चिम का अंतिम बिंदु कौन सा है, या पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपका पश्चिमी बिंदु होगा, ये जो पश्चिमी बिंदु यहाँ पर गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में, ये आपका गुजरात में अवस्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु हो जाएगा आपका गोहर माता, या सर्क्रिक भी बहुत जगह लिखता है। सर्क्रिक भी लिखता है, बहुत सारे बुक में ये भी लिखता है। ठीक है, यहाँ पर देखने योग्य बात है, आपसे पूछे कि ये तो हो गया पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो पूर्वी बिंदु हम देख सकते हैं कि भारत का जो पूर्वी बिंदु होगा वो क्या होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में ही होगा, ये होगा कीबुथु, कीबुथु। ठीक है, देखिए बहुत जगह लिखा है बलांग, बहुत सारे बुक में देता है बलांग के भी बारे में, ध्यान दीजिएगा, एक ही काफ़ी है, रहने दीजिए। तो कीबुथु यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो क्या है, कीबुथु, और कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर स्टेट कौन सा होगा, तो यहाँ पर स्टेट हम लोग देख सकते हैं गोहर माता जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा होगा, तो ये होगा आपका गुजरात, गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो पूर्वी बिंदु यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ भी इसकी लंबाई हम देख सकते हैं कि इसकी लंबाई जो आपका है ये 2933 किलोमीटर है। कितना यहाँ पर लिख सकते हैं, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये कहा इसकी लंबाई है। यहाँ पर दो बातें याद रखना है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी ये बोल सकते हैं कि भारत का पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो भारत का पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई आपका 3214 किलोमीटर है। ये ध्यान देने योग्य बात है, बहुत से ज़्यादा वनडे एग्जामों में ये अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपका उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। अगर वही पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन से, तो वो आपका हो जाएगा, आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। पश्चिमी बिंदु पूछ देते तो गोहर माता या सर्किल याद रखना है। ठीक है, या आपका पूर्वी बिंदु पूछ दे तो आपका हो जाएगा कीबुथु। ठीक है, यहाँ तक तो आपको लगभग क्लियर होनी चाहिए। तो अब देशांतरीय विस्तार हम लोगों ने क्या देखा, तो देशांतरीय विस्तार हम लोगों ने देखा ये कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से कितना डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, पूर्वी देशांतर तक, यानी इसका देशांतरीय विस्तार है। तो आप लोगों को हमें अब देखिए यहाँ पर पूर्वी लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे भाई ये पश्चिम है तो यहाँ पूर्व क्यों डाल रहा है, यहाँ पूर्व है तो वहाँ पर आप पूर्व डाल रहे हैं, दोनों जगह पूर्वी डाल रहे हैं। तो आप देखिएगा अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो मान लीजिए आपका क्या है, मान लीजिए आपका ग्लोब है, अब देशांतरीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत कहाँ है, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम है ना जी, यही क्या हो गया पूरब, बात समझ में रहा है ना। तो भारत तो अपना यही पढ़ना है, तो मान लीजिए पूरब में है तो यहाँ ये भी पूर्वी भाग में पड़ रहा है, ये भी पूर्वी भाग में पड़ रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने इधर पश्चिम और पूर्व, अगर यही आधा भाग ये भारत का गुजरात वाला भाग इधर होता है तो पश्चिम से लेकर फिर पूर्व बोलते। लेकिन जो आपका भारत जो स्थित है विश्व में, हम लोग ने क्या देखा था,
विश्व में भारत की स्थिति क्या थी, पूर्वोत्तर में थी ना, उत्तर और पूरब, इसलिए उत्तर पूरब का ही नाम लिया जाता है। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, यहाँ तक तो हमको आशा होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। भाई कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने राय दें। ठीक है, अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है और आपसे बस यही उम्मीद है कि आप जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और बेल घंटे की जो आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाएं हम। मिटा दें। अब हम लोग देखेंगे लगभग अक्षांशीय विस्तार तो क्लियर हो गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो याद रखना है आपको कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट, कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। वही पूछे कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का क्या है, देशांतरी विस्तार है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 32 से 14 किलोमीटर है। और वहीं पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछे तो भारत का पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितना है, 2933 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर पूछ दे कि आपका भारत का उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल याद रखना है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट होगा। दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब इंदिरा पॉइंट होगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तो आपका क्या होगा, कन्याकुमारी होगा। ठीक है, देखिए भारत का नक्शा मिटा दिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग फिर अगले पॉइंट पे, फिर से बनाना पड़ेगा इसको। मान लीजिए टेम्प्रोरी बना दिया जाए, लोग समझना ही है। मान लीजिए आपका भारत का नक्शा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर हम लोग ने देखा था भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे कि भारत का वो कौन कौन से राज्य है जो तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य। यहां पर देखा जाए भारत के तटीय राज्य की अगर चर्चा की जाए तो आपको देखिए यहाँ पर जो आपका गुजरात का चित्र दिखाई दे रहा है, ये लगभग यहाँ से समुद्र अरब सागर पड़ता है और यहाँ से आपका बंगाल का खाड़ी पड़ता है। ठीक है, बाकी तो यहाँ बांग्लादेश आ जाता है मान लीजिए। तो ये तटीय राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, ये संपूर्ण गुजरात एक हो गया गुजरात। ठीक है, चलिए एक मान लीजिए आपका गुजरात हो गया। दूसरा जो है ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये भी आ जाता है, महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाएगा तटीय राज्य में। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के जस्ट बगल में हम देखेंगे तो एक छोटा सा स्टेट आएगा आपका गोवा, तो गोवा भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका क्षेत्र कौन सा, कर्नाटक का, एक आपका कर्नाटक का क्षेत्र आ जाएगा, फिर एक देखेंगे तो आपका केरल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो राज्य कितना हो गया, एक आपका क्या हो गया गुजरात, ये हो गया गुजरात हो गया। ये कौन सा स्टेट है, तो ये आपका है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका गोवा।
और ये देखिए कि आपका क्या है, कर्नाटक, और ये आपका है केरल। तो कितने स्टेट हुए, 1 2 3 4 5, यानी पश्चिम के तटीय राज्य। कितने बार बांट सकते हैं इसको, भारत के तटीय राज्य में पश्चिमी तटीय राज्य, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा पूर्वी तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य। तो पश्चिमी तटीय राज्य एक में जो है आपका, पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात हो गया, पश्चिमी तटीय राज्य में क्या दिखाई दे रहा है ना, गुजरात। दूसरा कौन है, महाराष्ट्र। तीसरा है आपका गोवा। चौथा है कर्नाटक। और पांचवा है आपका केरल, ठीक है। 5 स्टेट इधर हो गए। इधर आप जाइएगा, जस्ट आगे बढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा, ये आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। ये क्षेत्र जो है आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो पड़ जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा भी पड़ जाएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका तमिलनाडु हो गया। तो इधर से कितने स्टेट हो रहे हैं, चलिए नाम लिख दीजिए इसका, क्या कौन कौन सा स्टेट है। ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, ये पश्चिम बंगाल। दूसरा हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 यहाँ पर डबल कर दिए हैं, 1 2 3 4। तो 4 स्टेट उधर हो गए। तो हम लोग देखिए क्या कि पश्चिमी तटीय प्रदेश जो है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ये जो आपका दिखाई दे रहा था गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, ये गोवा, ये आपका कर्नाटक, और ये केरल। 5 स्टेट इधर हो गया। इधर से देखा जाए पूर्वी तटीय में तो 1 2 3 4 इधर हो गए। तो कुल कितने तटीय प्रदेश हो जाएंगे, तो कुल 9 तटीय प्रदेश हो जाएंगे। तो इसको भी लिख लिया जाए, यानी इसके कितने क्षेत्र थे, तटीय प्रदेश थे। पूर्वी तटीय प्रदेश में, पूर्वी तटीय प्रदेश में पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन हो जाएगा, उड़ीसा। तीसरा क्या था, आंध्र प्रदेश, और चौथा हो गया तमिलनाडु। ये 4 इधर से हो गए, ठीक है। 5 इधर हो गए, 1 2 3 4। ये भी पूछ देता है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा पूछा है सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक तटीय प्रदेश है, सर्वाधिक लंबा तट बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक तटीय राज्य, सर्वाधिक लंबा यानी सबसे लंबा तटीय राज्य बनाने वाला जो राज्य है, ये आपका सर्वाधिक लंबा तटीय राज्य, याद रखना है। यानी सर्वाधिक लंबा तटीय राज्य जो पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा। और सबसे कम, यानी सबसे कम, ये सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, तटीय सीमा बनाने वाला राज्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गोवा, ठीक है। याद रखना है सर्वाधिक लंबा तटीय राज्य, यानी सर्वाधिक लंबा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य भी हो सकता है,
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। सर्वाधिक लंबा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, सीमा बनाने वाला राज्य। तो आप देख सकते हैं, इस तरह भी देख सकते हैं कि सबसे लंबा तट का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। देखिए घुमावदार है, यहाँ से जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है। तो ये गुजरात जो है यानी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है आपका गुजरात। और सबसे कम देख ही रहे हैं आपका गोवा जो है काफ़ी छोटा है, दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे कम तटीय सीमा बनाता है, तो वो आपका गोवा है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। देखना है भारत के तटीय राज्य पूछा जाए तो भारत के तटीय राज्य की संख्या कितनी है, ये भी पूछता है कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 5 पश्चिमी तटीय राज्य है और 4 जो है वो पूर्वी तटीय राज्य है। 5 पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं, नक्शा एक बार देखिएगा, एटलस वगैरह देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एक में आपका गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ये 5 स्टेट हो गए आपका पश्चिमी तटीय राज्य और 4 हो गए आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 4 ये आपके क्या हो गए, 4 हो गए हैं आपका पूर्वी तटीय राज्य। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आएगा कि तटीय राज्यों के बारे में आपको जानकारी हो गई। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखा जाएगा आपका तटीय राज्यों के बाद प्रादेशिक सीमा जो है उसके बारे में देख लिया जाए। तो आप लोग ये याद हो गया होगा कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या अगर देखा जाए तो आपके हो जाएंगे कितने, 9। एक आपका पूर्वी पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या हो जाएगा 5 और पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या हो जाएगा 5 और 4 9। तो कुल मिलाकर 9 हो जाएंगे, पूर्वी और पश्चिमी दोनों मिलाकर। बहुत छोटा हो गया। मान लीजिए ये भारत है और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे भारत के तटीय राज्यों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत की तटीय राज्यों की संख्या 9 है। अभी हम लोग आपके सामने अभी हम लोग ने देखा इसको कि 5 स्टेट इधर आ रहे थे, गुजरात रहा था, महाराष्ट्र रहा था, गोवा रहा था, कर्नाटक रहा था और तमिलनाडु आ रहा था, सॉरी केरला रहा था पश्चिमी तटीय राज्यों में। और पूर्वी तटीय राज्यों में संख्या कितनी थी, 4 थी आपका। अभी देखें यहाँ पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा था, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु था। तो 5 4 9 ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको, जहाँ तक उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर समुद्री क्षेत्रों में प्रादेशिक सीमा ध्यान दीजिएगा। भारत के जो भी तटीय स्टेट देश है, समुद्र में कहाँ तक इनका अधिकार होगा, ये भी यानी अलग अलग नियम और कानून बनाए गए हैं उनके लिए। और अलग अलग नियम और कानून के तहत यानी जैसे मान लीजिए कि भारत के यानी कोई भी स्टेट है, कोई भी देश है, उसके मुख्य भूमि के तट सीमा से लेकर 12 समुद्री मील तक, एक समुद्री मील बराबर याद रखिएगा, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील। ये पॉइंट याद रखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए तट ये आपका हो गया मुख्य भूमि का तटीय बिंदु, ये मान लीजिए भारत का मुख्य भूमि ये हो गया। और इसके मुख्य भूमि के तट से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, तो ये क्षेत्र जो है 12 समुद्री मील, ये जो क्षेत्र पड़ते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है 12 समुद्री मील। ये यहाँ से लिखने की से अच्छा है इधर लिख दिया जाए। इसको क्या बोला जाता है, 12 समुद्री मील।
यहीं पे लिखिए चीज हो, ठीक है। 12 समुद्री मील, ठीक है। ये भारत के मुख्य भूमि से लेकर 12 समुद्री मील के क्षेत्र को, भारत के मुख्य भूमि से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है, 12 समुद्री मील। और इस क्षेत्र को हम किस नाम जानते हैं, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा। और प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत जो भी संसाधन मिलेंगे, ठीक है, प्रादेशिक सीमा यानी किसी देश की तट रेखा से, यानी मुख्य भूमि के तट रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा। 12 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोलता है, प्रादेशिक सीमा बोलता है। और यहाँ पर जो संसाधन होगा, उस संसाधन का पूर्ण उपयोग वह देश कर सकता है, यानी संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस क्षेत्र में संसाधनों पर जो होगा पूर्ण अधिकार होगा, ठीक है। ये बात समझना है आपको। यानी मान लीजिए समुद्र में है, भारत के बाद तो काफी समुद्री है, तो क्या सभी समुद्र भारत का ही है, नहीं। पूरा जो समुद्री जिस क्षेत्र दिखाई दे रहा है, क्यों भारत देखते हैं कि श्रीलंका के मछुआरे पकड़ के जेल में डाल दिए गए हैं, क्यों भारतीय मछुआरे श्रीलंका के जेल में सर रहे हैं, क्यों पाकिस्तानी मछुआरे भारत के जेल में सर रहे हैं, भारत के मछुआरे पाकिस्तान में सर रहे हैं। तो सबका सीमा निर्धारित है, वो सीमा को जो उल्लंघन करता है उनको भाई अरेस्ट होना ही है, ठीक है। तो आपका यही दिखाई दे रहा है कि भारत के मुख्य भूमि के से, भारत के मुख्य भूमि जो तटीय क्षेत्र है, इसके मुख्य भूमि से यानी भारत के तटीय क्षेत्र से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और जो ये प्रादेशिक सीमा है, इस पर संसाधनों पर क्या होगा, यानी जो भी देश होता है उसके उस देश के तट रेखा से, जो समुद्र में हो, तट रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी जो होता है उस पर वह पूर्ण अधिकार कर सकता है। जो भी संसाधन मिलेगा उस पर पूरा अधिकार है उसका, ठीक है। उस पर पूर्ण अधिकार मतलब वो आप वहाँ पे आप सेना भी रख सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 12 समुद्री मील हो गया, यहाँ पर देख लेना है 12 समुद्री मील, 12, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 12 समुद्री मील तो ये हो गया, लेकिन यहाँ से तट रेखा से 24 समुद्री मील, ठीक है। यानी किसी देश की तट से 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये तो देख रहे थे कि 12 समुद्री मील जो था, ठीक है, उसको हम लोग प्रादेशिक सीमा बोले, उस पर संसाधनों का पर क्या होता था, पूर्ण अधिकार होता था। लेकिन किसी देश की तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। इसको क्या बोला जाएगा जी, इसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र। और जो संलग्न क्षेत्र होता है इस पर भी क्या संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होगा। जो संलग्न क्षेत्र है इस पर भी संसाधनों पर लगभग में क्या होता है, पूर्ण अधिकार होता है। यहाँ पर वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या अधिकार प्राप्त होगा, संलग्न क्षेत्र। अब देखिए ये आपका 24 समुद्रिक हो गया, इसको हम बोलेंगे संलग्न क्षेत्र। उसके बाद यहां से जस्ट हम लोग आते हैं संलग्न क्षेत्र के बाद किसी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील, ये जो है आपका 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र होगा, किसी देश के तट रेखा से 200 समुद्री मील के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको बोला जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, संलग्न क्षेत्र जो है इस पर मान लीजिए कि कोई भी देश आपका प्रवेश करता है, यहाँ पर आपका सीमा शुल्क जो है, सीमा शुल्क बोल सकते हैं। संलग्न क्षेत्र जो होता है वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है, वित्तीय अधिकार या राजकोषीय अधिकार, राजकोषीय अधिकार।
यहाँ प्राप्त होगा। मतलब कोई देश की जहाज प्रवेश करती है तो ये 24 समुद्रिक मील में प्रवेश करेगी तो वहाँ से आप सीमा शुल्क ले सकते हैं। ये आपका हो गया वित्तीय अधिकार। अन्य आर्थिक क्षेत्र, इस पर जो क्षेत्र होगा यानी किसी देश की तट रेखा से 200 समुद्रिक मील तक के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। और इस पर क्या होता है, यहाँ से जो भी संसाधन होंगे उस संसाधनों का, इस पर बोल सकते हैं कि संसाधनों के दोहन का केवल अधिकार है। केवल क्या, संसाधनों के दोहन का अधिकार है। दोहन का अधिकार माने उसका दोहन कर सकते हैं, लेकिन दोहन करने का अधिकार है। ठीक है, संसाधनों का दोहन, संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। माने जो भी संसाधन मिल रहा है उस संसाधनों का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। उसको घेरिएगा नहीं, बांधिएगा नहीं कि केवल हम ही उसका उपयोग करेंगे। आप कीजिए, दूसरा कोई भी कर सकता है, लेकिन आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं। ठीक है, और 200 समुद्रिक के मील के बाद वाले जो क्षेत्र है उसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है उच्च सागर। उच्च सागर इसको बुलाया जाता है। ठीक है, 200 समुद्रिक, किसी देश की तट रेखा से 200 समुद्रिक के बाद के जो क्षेत्र होते हैं उसको उच्च सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। बस इतना आप लोग याद रखना चाहिए। ठीक है, कि किसी देश की तट रेखा से 12 समुद्रिक मील के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो प्रादेशिक सीमा। और प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आने वाले जो भी संसाधन है उस पर उस देश का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, उसका दोहन भी कर सकता है, उसका उपयोग भी कर सकता है। ठीक है, और उस पर अपना अधिकार भी जमा सकता है। ठीक है, जो भी मन करे वो कर सकता है। लेकिन किसी देश की तट रेखा से 24 समुद्रिक मील तक के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, यानी संलग्न क्षेत्र। और संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो भी संसाधन होते हैं उस पर भी आप अधिकार, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, अधिकार में रख सकते हैं। और यहाँ से सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर यानी 24 समुद्रिक मील के बाद आपको वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। और वित्तीय अधिकार मतलब कि कोई जहाज आपके क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ पर सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। यानी 24 समुद्रिक मील तक के, यानी 24 समुद्रिक तक जो क्षेत्र होता है वहाँ तक ही आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप वहाँ सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। उसके पीछे तो आप वसूल सकते हैं, लेकिन उसके आगे आप सीमा शुल्क वसूली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया राजकोषीय अधिकार या वित्तीय अधिकार, ये आपका हो जाएगा संलग्न क्षेत्र में। तीसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि जो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि ये जो तट रेखा है, देश की तट रेखा से यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे कहाँ तक, यहाँ से लेकर ये 200 समुद्रिक मील, कितना 200 समुद्रिक मील जो है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जो संसाधन होंगे उस संसाधनों का आप उपयोग कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं, लेकिन उस पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अधिकार मतलब नहीं होता कब्जा करना, ना हम तरह के ना खाए थे, वही बात होता है, खाइए दूसरे को भी खाने दीजिए, अधिकार नहीं जमाना है। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, जो आपका 200 समुद्रिक मील के बाद का जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या होता है, उच्च सागर के अंतर्गत आता है। और उस पर लगभग सभी देशों को बराबर अधिकार है। ठीक है, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आएगा, वो किसी देश के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर ये अच्छी लगी हो आपको तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना दोस्तों का शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।